नमस्कार, मैं अच्छी दुनिया में आप सभी करता हूं। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में काम करने वाली एक संस्था है और लगभग 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगभग 2010 से कर रहा है। इस समय जब देश और दुनिया में कोरोना की महामारी छाई हुई है, तमाम लोगों को, बल्कि आप कह लीजिए कि 90% लोग पुलिस प्रशासन और डॉक्टर को छोड़ के, वो जरूरी लोगों को छोड़ के घरों से ही काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो है शिक्षा का। हमको भी हमारे घरों से ही ऑनलाइन पढ़ाई, तमाम सारे प्रोजेक्ट जो भी है वो सब घर से ही करने की छूट मिल रही है। मतलब बहुत सारी ऐसी छूट है जो जिससे कि हम अपनी शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ा सकें। सोशल रिसर्च फाउंडेशन के तौर पे जो समस्या मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, जो विचार विमर्श मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, वो ये कि आपको पता होगा कि जनवरी 2017 से यूजीसी ने शोध को, गुणवत्तापरक शोध पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ जर्नल्स को लिस्ट किया, सूचीबद्ध किया अपने द्वारा। हालांकि जर्नल जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो ISSN नंबर जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी है वो उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर प्रोवाइड कराती है, तब कोई एक जर्नल इस लायक होता है कि वो पब्लिश हो सके। इससे भी पहले RNI नंबर होता है जो रजिस्ट्रेशन अंडर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ये एक नंबर होता है जिससे कोई भी जर्नल का टाइटल इनरोल्ड होता है। ये दो चीजें होने के बाद जर्नल, कोई भी शोध पत्रिका इस भारत में प्रकाशित की जा सकती है। यूजीसी ने 2017 में खाली इसलिए जर्नल को सूचीबद्ध किया ताकि जो ऐसे जर्नल थे, ऐसे जो प्रकाशक थे जो किसी तरीके से क्वालिटी में कंप्रोमाइज कर रहे थे, वो क्वालिटी में कंप्रोमाइज ना करके एक अच्छा सा पेपर निकल के सामने आए, सूचीबद्ध हुआ। और मई 2018 में, इससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि जब जनवरी 2017 में जर्नल्स की सूची आई तो उस समय लगभग 38,653 जर्नल्स सूचीबद्ध थे, जिसमें भारत के बहुत ही कम जर्नल थे। माने उसमें सारे जर्नल, लगभग 99% जर्नल विदेशी थे। हम लोग ने यहाँ से जब हमने इस बात को रखा सरकार के समक्ष, तो अप्रैल 2017 में उन्होंने लगभग 20,000 जर्नल और जोड़े और इस तरीके से भारतीय जर्नल और हिंदी पट्टी के तमाम सारे जर्नल उसमें जो है वो रखे गए। लेकिन सरकार की मंशा मैं नहीं जानता हूँ, यूजीसी की मंशा मैं नहीं जानता हूँ, उन्होंने जर्नल की सूची को परिष्कृत किया, क्योंकि जो जर्नल की सूची जोड़ी गई थी उसमें बहुत सारी क्लरिकल मिस्टेक थी। कहने की आवश्यकता नहीं है, यूजीसी के द्वारा ही, किसी के SSN नंबर दोबारा थे, कई जर्नल कुछ गलत सूची में जो है वो, मतलब गलत टाइटल, क्लरिकल मिस्टेक आप जिसको कह सकते हैं, ऐसी मिस्टेक थी। उस सूची को परिष्कृत करके 2 मई 2018 को लगभग भारत से 4305 जर्नल फिर से बाहर किए गए और ये माना गया कि अब वो सूची बहुत कायदे से काम कर रही है, बहुत अच्छी सी सूची हो गई है। लेकिन 14 जून 2019 को जो मौजूदा सूची थी उसको पूरी तरीके से यूजीसी ने बदल के, रिप्लेस करके उसकी जगह लगभग 52,354 जर्नल की नई सूची से स्थानापन्न कर दिया। आपको विश्वास होगा कि ये जो जर्नल थे इसमें भारत के मात्र 1354 जर्नल थे। जो प्रमुखता दी गई थी वो 2 संस्थान हैं विश्व के, एक स्कॉपस, दूसरा वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस के लगभग 14,000 कुछ जर्नल थे और जो स्कॉपस थे उनके लगभग 39,111 जर्नल कुछ इस तरीके से थे। और जो अब टोटल जो संख्या बन रही थी वो 52,354 जर्नल की बन रही थी, लेकिन इनमें से जितने भारतीय जर्नल थे उनकी संख्या केवल 1354 थी और उसमें भी हिंदी के तो बहुत ही, हिंदी पट्टी के जो जर्नल थे वो बहुत ही कम थे। एक प्रकाशक के तौर पे, एक संपादक के तौर पे या एक रिसर्चर और टीचर के तौर पे ये एक बहुत मुश्किल घड़ी थी कि लोग अब अपने जो प्रकाशक, जो जर्नल हैं, जो अपने प्रपत्र हैं, वो कहाँ प्रकाशित करवाएं। पूरे देश से ऐसी समस्या निकल के आ रही थी। हमने भी यूजीसी से पूछा कि भाई अभी भारतीय जो रिसर्चर हैं उनके लिए क्या स्कोप है, क्योंकि स्कॉपस और वेब ऑफ साइंस लिस्टेड जर्नल के लिए जर्नल में पेपर छपवाना वो इतना आसान काम नहीं था। स्कॉपस में हमने जब उनको एक एप्लीकेशन दी पेपर प्रकाशित के लिए कि हमारे जर्नल को इनरोल किया जाए, तो मैं अलका मैम से मुखातिब हूँ, अलका द्विवेदी मैम से, कि उन्होंने कहा कि जो पेपर हो वो
उस पेपर का जो टाइटल हो वो अंग्रेजी में हो, जो सारांश लिखे जाए वो अंग्रेजी में लिखे जाए, जो कीवर्ड्स और ऑथर का नाम हो वो अंग्रेजी में लिखा जाए। मैं बताना चाहता हूं कि हिंदी, संस्कृत और तमाम रीजनल भारतीय भाषाओं के लिए जो उनके लेखक हैं, उनको अपने पेपर को ट्रांसलेट करना ये एक बड़ा टफ टास्क था। मित्रों, आज मैं इसी विषय पे आपसे बात करना चाहता हूं और स्वागत करता हूं, बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे साथ जुहारी देवी से एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग की डॉक्टर अलका द्विवेदी जी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं मैम। हमारे पास डॉक्टर आर.बी. तिवारी साहब हैं, सांख्यिकी विभाग से विभागाध्यक्ष और कन्वीनर भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डीएवी कॉलेज में। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे पास डॉक्टर अलका तांगड़ी जी हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं बीएनडी कॉलेज कानपुर में। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इतनी भूमिका के बाद मैं सीधे अलका द्विवेदी मैम के पास चलता हूं कि मैम, हिंदी पट्टी के जो जर्नल हैं, जाहिर सी बात है कि 14 जून के बाद ये समस्या आपके साथ भी आ रही होंगी कि जहां हमको एपीआई में स्कोरिंग भी चाहिए, जहां हमको पीएचडी के लिए बच्चों की थीसिस भी जमा करवानी है, जहां हमको 2 पेपर और अधिक पेपर भी हमको किस तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं और यूजीसी को इस विषय में किस तरह से अपना और इनिशिएटिव लेना चाहिए, किस तरीके से सूची को और सरल बनाना चाहिए। मैम, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सोशल रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में स्वैच्छिक दुनिया की ओर से इस ऑनलाइन बैठक को आयोजित करने वाले डॉक्टर राजीव मिश्रा जी को आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी को सादर नमस्कार। देखिए, शोध की महत्ता और भारतीय शोध पत्र की महत्ता पर ये विचार विमर्श बैठक आयोजित की गई है और मेरे मतानुसार ये जो हिंदी क्षेत्र के जो रिसर्च जर्नल्स निकलते हैं और इनके लिए जो यूजीसी ने जो नियमावली अपनी बनाई है, सबसे पहले तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि जो भारतीय जर्नल्स हैं, ये जो वर्तमान सूची है उसमें भारतीय जर्नल्स का प्रतिशत 2.5% ही है। तो हमें सबसे पहले तो उसके प्रतिशत पर विचार करना चाहिए कि ये वैश्विक स्तर पर क्या परिलक्षित करता है कि शोध की क्या स्थिति हमारे देश में है। दूसरी बात कि यूजीसी की जो ये पक्षपात पूर्ण नीति है कि आप उसका एब्स्ट्रैक्ट हिंदी जर्नल का अंग्रेजी में होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, तो ये तो इस तरह से हुआ कि अगर आपने क्या रखा कि शरीर ही रखा और आत्मा को निकाल दिया, क्योंकि जो भाषा है, भाषा का मूल तत्व वही है, उसका जो भाषा का सौंदर्य है वही उसका मूल तत्व है। हमने उसको निकाल दिया और अंग्रेजी में अनुवादित करके हमने उसको यूजीसी के समक्ष रखा, तो ये भाषा की ओवरलैपिंग हो गई एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि यूजीसी ये जो रिसर्च जर्नल के लिए जो हमारे भारत में छपते हैं उनके साथ पक्षपात करती है, तो उससे नुकसान न केवल शिक्षकों का हो रहा है, अपितु जो हमारी छात्र छात्राएं हैं, जो हमारे निर्देशन में रिसर्च कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो बहुत अधिक उसका शुल्क दे करके जो विदेशों से निकल रहे हैं जर्नल्स, उनमें वो अपने पेपर छपवा सके। हम शिक्षकों से ज्यादा उन रिसर्च करने वाले छात्र छात्राओं को आवश्यकता है इन जर्नल्स में पेपर्स की, क्योंकि उसी के आधार पर उनकी एपीआई स्कोरिंग तय होगी, उसी के आधार पर वो माध्यमिक में या उच्च शिक्षा आयोग में अपना साक्षात्कार देने के लिए जाएंगे। मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगी कि दैनिक जागरण पूरे विश्व का तो नहीं लेकिन भारतवर्ष का एक नंबर 1 अखबार है और इन्होंने ये निश्चित किया है कि हम 10 सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकें, चाहे वो अनुवादित हो, गीत की हूँ, गजल की हूँ, क्षेत्रीय भाषाओं की हूँ, और उनको वो अब महत्व देकर अपने समाचार पत्र में निकाल रहे हैं। तो एक छोटा सा मतलब एक अखबार ऐसा प्रयास कर सकता है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और एमएचआरडी जैसी संस्थाएं क्या इस पर विचार नहीं कर सकती कि हम भारतीय जर्नल्स को या हिंदी भाषा में छपने वाले जर्नल्स को वरीयता दें, क्योंकि ये क्या शोध की गुणवत्ता ही सबसे प्रमुख चीज है। यूजीसी को इस पर भी विचार करना चाहिए कि अगर हमारे भारतीय जर्नल्स में कोई कमी है तो वो उसको बताए और प्रकाशक या जो लोग अपना शोध कार्य उसमें छपवा रहे हैं वो उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दें।
और जो रेफरेंस हम लेते हैं, जैसे कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसका रेफरेंस लेते हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची बनाते हैं, तो उसके लिए भी हमें निर्देश देना चाहिए यूजीसी को कि आप उसको स्तरीय ले, जिससे कि स्तरीय जर्नल्स तैयार हो और उनको यूजीसी में प्रमुख स्थान दिया जा सके। अच्छा, होता क्या है कि यूजीसी जो शोध का आलेखों के लिए या रिसर्च संस्थाओं के लिए अगर अपना कोई अनुदान भी देती है या प्रयास करती है, तो वो कुछ गिने चुने जो अति प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान है, जैसे आईआईएम है या आईआईटी है, इनके छात्र छात्राओं को देती है। तो इसके कारण पर भी हमें प्रकाश डालना चाहिए और हमें जानने की चेष्टा करनी चाहिए कि यूजीसी इस तरह का क्यों करती है। वो सामान्य छात्र छात्राएं जो किसी के निर्देशन में अपना शोध कार्य कर रहे हैं या कोई सामान्य सा व्यक्ति, उसको भी पूरा पूरा लाभ अपने ही देश में छपने वाले जर्नल्स में अपना शोध आलेख छपवाने का मिलना चाहिए। राजीव जी, आपने ये जो प्रश्न उठाया है, इससे मैं व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत से प्रकाशक भी इस तरह का स्तरहीन प्रकाशन जो है वो करते हैं, लेकिन जो हमारे स्तरीय प्रकाशक हैं, स्तरीय आलेख हैं, छात्र छात्राएं जो बुद्धिमत्ता के साथ पूरा अपना तैयार करते हैं और उनकी क्या आर्थिक समस्याएं होती हैं, क्या वो दूर जो विदेशों से निकल रहे उनमें नहीं छपवा सकते, तो हमें इस पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। और साथ ही जो हमारे ये कोर्स वर्क कराए जाते हैं, मैं इस पर भी आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी, तो ये कोर्स वर्क में भी छात्र छात्राओं को बताया जाना चाहिए कि आप कैसा रिसर्च पेपर तैयार करें, और इनको जो रिसर्च सेंटर होते हैं यूजीसी के द्वारा उनको भी प्रमोट किया जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं मैम। ये तो रही हिंदी की बात। शोध पत्रिकाओं में जाहिर सी बात है कि जो हिंदी के हैं, जो संस्कृत के हैं, जो तमाम बिल्कुल बिल्कुल एक उससे भी बड़ी दिक्कत है कि अभी तो हम सीखने की स्थिति में हैं। तो जी जी, पहले हमें सिखाएं, हमें गाइडलाइंस दें, हमारे साथ कोई वर्कशॉप करें। जब हमारे साथ वर्कशॉप करते और उस पर हम खरा ना उतरते, तो जाहिर सी बात है हमको विदेशों का रुख करना चाहिए था, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेक इन इंडिया, हमको अपने ही देश को आगे बढ़ाना है। मैं अरविंद साहब के पास चलता हूँ। स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकी एक ऐसी चीज है जो मतलब मेरे ख्याल से शोध का एक विशुद्ध रूप है। आंकड़ों पे ही हम सारा काम करते हैं। मेरे दिमाग में जो प्रश्न आ रहा है, जो मैं आपसे करना चाहता हूं, कि शोध किसी भी संस्था का, किसी भी देश का, किसी भी कंपनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत ही गोपनीय सेल है शोध। क्योंकि अभी तो हमने शोध बस खाली एक परिकल्पना की, उसका एक आइडिया या उसको डेवलप नहीं किया, उसका खाली एक हमने रिसर्च पेपर लिखा कि भाई इस तरीके की एक प्रस्तावना है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं, और उस शोध को बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हमने उसको मान लीजिए अमेरिका या बाहर किसी भी विदेशी जर्नल में छपवा दिया। तो क्या ऐसी संभावना नहीं है कि हमारा आइडिया तो बाहर जो विदेशी प्रकाशक वो तो तुरंत लीक हो जाएगा? जब तक कि वो डेवलप ही नहीं हुआ हमारी कंट्री में, हमने अपने शोध के साथ, हमने अपनी गोपनीयता के साथ, हमने अपने आइडियाज के साथ विदेशी जर्नल में पेपर छपवा के क्या कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया? क्या हमारी सुरक्षा से, हमारे जो भारतीय जो कल्चर है हमारा, उससे हमने शायद कंप्रोमाइज करने की कोशिश की है? मेरे विचार से ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तिवारी साहब, क्या कहते हैं आप? जी राजीव जी, नमस्कार। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। जहां तक इस जर्नल्स की आप बात कर रहे हैं, एक तो जैसे मैडम ने अभी एक पॉइंट उठाया कि 52,000 जर्नल्स में से मात्र 1300 जर्नल्स ऐसे हैं जो भारतीय मूल के हैं, और जिनमें इतने बड़े देश जिसकी पॉपुलेशन 135 करोड़ हो, आज की दुनिया में लगभग 700 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें 135 करोड़ भारतीय हैं। एक बड़े देश के रूप में हम लोग हैं, और इतने सारे शैक्षिक संस्थान हैं, आईआईटीज हैं, आईआईएम हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इतने कॉलेजेस हैं, इतनी संख्या में लोग पढ़ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। यही व्यक्ति आईआईटी से पढ़ने के बाद जब विदेश में जाता है और वो रिसर्च में अपना योगदान देता है, चाहे वो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप पे जा रहे हों या अन्य किसी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हों, लेख लिख रहे हों, अपनी रिसर्च कर रहे हों, तो वहां पे तो वो बहुत, उनकी गुणवत्ता को हम लोग बहुत दूसरी नजर से देखते हैं। सबसे पहले राजीव जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक माइंडसेट है कॉमन भारतीय का,
कि अगर हमारा कोई भी लेख विदेशी जर्नल में छप गया तो वो बहुत अच्छी गुणवत्ता परक हो गया, ये मन से निकालना पड़ेगा। और हम यूजीसी से भी यही बात कहेंगे आपके माध्यम से कि आप जो भी हमारा लेख है, जो कार्य है, उसका मूल्यांकन कराइए। उसका मूल्यांकन ऐसे लोगों से कराइए जो एक्सपर्ट हो उस फील्ड में, चाहे वो उसमें भाषा का कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि भाषा, अगर संस्कृत में कोई लेख लिखा जाता है तो उसका जो मूल भावना है वो उसी भाषा में निकल के आएगी। जैसे साइंस है, साइंस का ओरिजिन इंग्लिश में है, तो जो बात हम इंग्लिश में कह पाएंगे साइंस में, वो हम दूसरी भाषा में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ये मैडम ने भी पॉइंट उठाया था, मैं इसका समर्थन भी करता हूं। तो कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि जो भी लिखा जा रहा है, जिस भाषा में लिखा जा रहा है, उसका मूल्यांकन भी उस भाषा के एक्सपर्ट से कराया जाए और भारतीय जर्नल्स को भी यूजीसी लिस्ट करे। अगर हम भारत में ही हमारे भारतीय संस्थान ही भारत के लोगों को लिखने पढ़ने का मौका नहीं देंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। और एक मुद्दा जो आपने उठाया कि अगर विदेशी जर्नल्स में हम अपने लेख लिखवाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो रिसर्च आइडियाज हैं वो डिस्क्लोज हो जाते हैं। ये बात भी बहुत अहम है कि मान लीजिए साइंस की कोई फैकल्टी है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई पेपर लिखा जाता है और उसको किसी भारतीय जर्नल में छपने का मौका नहीं मिलता है, वो बाहर भेजा जाता है, तो भले ही वो पेपर छप पाए ना छप पाए ये अलग मुद्दा है, लेकिन वो आइडिया तो कहीं ना कहीं चोरी हो जाता है। उसको लेकर के कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ा सकता है और अपनी रिसर्च को अपने नाम पेटेंट करा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी राष्ट्र हित में तो ये बातें ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे देश में जो चीज जन्म ली, जो आइडिया हमारे यहाँ के बच्चों में, यहाँ के टीचर्स में, यहाँ की फैकल्टीज में आया, वो उसका फायदा बाहर के लोग उठाएं, बाहर के लोग उसको पेटेंट करा लें। तो इस तरीके से तो देश कैसे उन्नति कर पाएगा अगर हम इन सब चीजों पे विराम लगाने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि भाषा का कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। जो चीज जिस मूल भाषा में है उसी में निकल के आने चाहिए, और जो भी लिखा जा रहा उसका बाकायदा मूल्यांकन आप उसी की भाषा पढ़ने वाले एक्सपर्ट से कराइए। तब आप उसकी अगर गुणवत्ता लगती है, आपको उसमें कुछ दम है, वाकई में कुछ इनोवेशन है, कुछ नई चीज है, तब उसको आप पब्लिश कराइए। तो दिक्कत क्या है उसको? अब अगर ऐसी चीजें भी पब्लिश नहीं होंगी तो फिर आप नया क्या करना चाहते हो? ऐसी क्या चीज आप लाना चाहते हो जो आपको भारतीय जर्नल्स में नहीं दिखती? आप उसकी गुणवत्ता पर लगाम लगाइए, आप उसको मॉनिटरिंग कराइए, तो उसका स्टैंडर्ड तय करिए, मानक तय करिए। यहाँ तक तो सारी बातें ठीक है, लेकिन आप एकदम से भारतीय जर्नल्स को अपने एक माइंडसेट बना लिया कि नहीं साहब, दे आर कॉपिंग एंड पेस्टिंग। तो ये तो तरीका नहीं हुआ कि आपने विदेशी चीजों को समझ रखा, नहीं साहब बहुत अच्छी चीजें हैं। ये माइंडसेट निकालना पड़ेगा। और हर आदमी हमारे देश में, मैं समझता हूँ कॉमन मैन के दिमाग में ये चीज आ गई है कि अगर कोई चीज इंपोर्टेड है तो दैट इज गुड। ये गलत चीज है। एक प्रश्न आपके समक्ष और मैं पर एक मिनट और लूंगा आपका राजीव जी। आज भारत एक ऐसा देश है जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, एक सिर्फ अपनी दूरदर्शिता और अपने आइडियाज की दम पे। हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इतनी अच्छी मैन पावर भी नहीं है, लेकिन हमारे पास आइडियाज हैं, जिसकी वजह से आप मोदी जी का नेतृत्व देखिए। कोरोना के ही मामले में देख लीजिए आप, सारे विश्व के 210 देशों का डेटा आप निकालिए स्टैटिस्टिक्स, और भारत का आप डेटा मिला लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के लोगों में कितनी दम है और वो कैसा लिखते हैं, कैसा पढ़ते हैं, कैसी उनकी सोच है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपके जो भारतीय जर्नल हैं उनको, और बल्कि यूजीसी को रोकने की बजाय उनको और प्रमोट करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, उसकी गुणवत्ता जरूर तय करनी चाहिए, उनके मानक तय कर दीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी बात शायद उतनी अच्छी ना हो जितना आप जब प्रबुद्ध लोग इसी बात को लेके चले, क्योंकि जो सर आपने कहा कि लोगों का एक माइंडसेट है कि यदि विदेशी जर्नल में या किसी विदेशी चीज में हम जा रहे हैं तो हमारा स्टैंडर्ड हाई हो जाए। ये रखना चाहता हूँ, सबके साथ रखता हूँ कि एक जो जर्नल है, ये समस्या जो यूजीसी लिस्टिंग सूचीबद्ध जर्नल्स की समस्या, ये जर्नल के प्रकाशन हाउस की या संपादक की समस्या नहीं है। क्योंकि एक जो जर्नल होता है वो तो खाली टाइटल होता है, उसके भीतर जो पेपर प्रकाशित होते हैं वो तो आप जैसे प्रबुद्ध और शिक्षकों के ही होते हैं। जर्नल का तो कवर पेज एक संपादक का होता है और संपादक का होता है। इसके अतिरिक्त जो भी चीजें होती हैं, जो कंटेंट होते हैं, वो किसी न किसी
टीचर के होते हैं। तो यदि यूजीसी उसकी क्वालिटी देखना भी चाहती है तो उस पर्टिकुलर से और जो पेपर छपा होता है वो उस टीचर के मतलब नाम, पते, फोन नंबर के साथ छपा होता है, वो एक हिडन इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो अगर मान लीजिए किसी जर्नल में कोई पेपर छपा भी है तो 50 पेपर छपे तो 50 पेपर तो खराब नहीं होंगे, उसमें से कोई एक पेपर या दो पेपर ही खराब होगा। तो आपने उस टीचर को कहना चाहिए, न कि पूरे के पूरे जर्नल को खराब कहना चाहिए। मैं अलका टांगड़ी मैम के पास चलता हूं और पूछता हूं कि मैम, जो बाहर के देश में जा रहे हैं, जो पेपर मान लीजिए हमने बाहर भेजा भी, हमने अपनी नालियों की समस्या भेजी, हमने अपने यहाँ के कवियों की समस्या भेजी, या हमने अपनी परिस्थितियों की समस्या, हमने कानपुर की परिस्थिति की समस्या भेजी। मेरे ख्याल से अगर हम भारत में ही देख लें तो जो बंगलोर में बैठा है वो कानपुर की परिस्थिति को रिव्यू नहीं कर सकता, तो जो लंदन में बैठा है वो भारत की परिस्थिति वाले पेपर को कैसे रिव्यू कर पाएगा। अगर बात क्वालिटी की है तो आप ही हमारी क्वालिटी को रिव्यू, एक भारतीय शिक्षक ही एक रिसर्च स्कॉलर के पेपर को अच्छे से रिव्यू कर पाएगा, न कि विदेश में बैठा हुआ प्रकाशक उसको अच्छे से रिव्यू कर सकता है। मैम क्या कहना है आपका, आपसे जानना चाहते हैं। नमस्कार राजीव जी, सभी को नमस्कार। राजीव जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देती हूँ इस प्लेटफॉर्म से आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। स्वागत है। राजीव जी, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ कि हमारी जो यूजीसी की लिस्ट है, पहले उसमें हमारे नेशनल जर्नल्स इंक्लूड किए हुए थे, बाद में उनको हटा दिया गया। तो ये यूजीसी नहीं किया तो क्या पहले उनकी गुणवत्ता ठीक थी और अब उसमें कमी आ गई जो उन्होंने उसको हटा दिया? तो ये कारण उनको पहले तो स्पष्ट कर देना चाहिए और कुछ समय देना चाहिए कि आप इन कारणों को, जो जिनकी वजह से आप उनको हटा रहे हैं, उनको आप समय देकर के उनको ठीक करके उनको वापस इंक्लूड करते, बजाय इसके कि जल्दी में आपने उनको रिमूव करके नई लिस्ट निकाल दी जिसमें सारे जर्नल्स जो है वो इंटरनेशनल हैं। अब सर राजीव, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, रिसर्च मैं भी कराती हूँ। बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम उनको एक टॉपिक देते हैं, और टॉपिक देते हैं तो ज्यादातर टॉपिक हम लोग चूंकि कानपुर में हैं या और भी कोई टीचर्स जो कॉलेज लेवल में हैं, प्रोफेसर्स, वो लोग जो टॉपिक देते हैं तो कोशिश हमारी ये तो रहती है कि अपने ही जैसे शहर से रिलेटेड लोकल टॉपिक्स देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोकल किसी टॉपिक लोकल रिसर्च करना चाहते हैं, मान लीजिए हम टैनरी पर काम करना चाहते हैं, तो जाजमौस में जितना भी रिसर्च हो रहा है उस पर हम सर्वे करते हैं और उसके हिसाब से पेपर बनाते हैं। या हमें शुक्लागंज में एनवायरमेंटल पे कोई स्टडी करनी है तो एनवायरमेंटल के लिए हम कोई एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। तो ये सब लोकल रिसर्च में आता है राजीव जी। और लोकल रिसर्च जब हम करते हैं, जो डेटा आता है उसको इंटरनेशनल लेवल पर प्रेफरेंस नहीं दी जाती। तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें हम अपनी बात रख सकें। और अब तो देखिए ग्रेजुएट्स भी, इवन जो ग्रेजुएट होते हैं, आप देखिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वहाँ इंस्टीट्यूशंस में, उनको तो फिर भी संसाधन है, तो एक एडवांस टॉपिक पे वो लोग काम करते हैं, तो स्कोपस वगैरह में वो अपना पेपर भेज देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि जो हम लोग लोकल लेवल पर जो हम लोग टॉपिक्स लेते हैं उन पर रिसर्च करते हैं, तो उनके लिए इंटरनेशनल लेवल में कोई जगह नहीं होती। तो एक प्लेटफॉर्म है हमारे नेशनल जर्नल्स जिनमें हम लोग स्टार्ट करते हैं और इनिशिएट करते हैं अपनी रिसर्च को। और अगर हमें कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिलेगा, मान लीजिए कोई बच्चा रिसर्च अपना कुछ कर रहा है और अपना वो एक कुछ लिटरेचर सर्वे करके एक आपके लिए रिव्यू पेपर ही तैयार करता है, तो उसको अगर वो कहीं पब्लिश नहीं होगा तो उसका तो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा रिसर्च से। तो बेसिकली जितने भी नेशनल लेवल के जो जर्नल्स हैं, ये हमारे एक तरीके से हमारे लिए प्लेटफॉर्म का काम करते हैं। इवन कॉलेज टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो जो इनिशियल लेवल पे रिसर्च करके अगर उनको प्रमोट करना है आगे कि वो एडवांस रिसर्च करें, तो उसके लिए उनको पहले अपने नेशनल लेवल्स के हम फेवर में हैं। और दूसरी बात ये राजीव जी की जो रिव्यू पेपर्स होते हैं उनको आप ज्यादा देखिए, अगर एडवांस टॉपिक नहीं है तो इंटरनेशनल जर्नल्स में रिजेक्ट कर दिया जाता है उसको। दूसरी बात, इंटरनेशनल जर्नल्स जो है वो इतने टाइम टेकिंग है। अभी मैंने एक पेपर पढ़ा था मेडिकल रिसर्च पर, वहां पर उन्होंने ये एक किसी ऑथर ने पूरा एक पेपर लिखा है इस पर कि आप जो है, उन्होंने उनको कह दिया कि आपके वही पब्लिकेशंस काउंट होंगे आपके प्रमोशन में जो इंडेक्स कोपर्निकस में इंडेक्स्ड है। तो उनका ये कहना था कि उसमें एक साल लग जाता है। और यही बात है कि स्कोपस में जो जर्नल्स इंडेक्स्ड है उनमें अगर हम अपना पब्लिकेशन भेजते हैं तो 8 महीने से लेकर 1 साल लग जाता है एक पेपर पब्लिश होने में। ऐसे में एपीआई स्कोर जब हमको अपने प्रमोशन के लिए चाहिए होता है, उसमें हमारा एपीआई स्कोर भी नहीं कंप्लीट हो पाता। दूसरी बात, जब यूजीसी ने डिस्क्रिमिनेशन
एपीआई स्कोर में पहले ही कर दिया है। उन्होंने कहीं पर भी आप देखिए नेशनल में पीयर रिव्यू नेशनल जर्नल में जो आपके पब्लिकेशंस होते हैं उनके पॉइंट्स ऑलरेडी कम कर दिए हैं, और जो पीयर रिव्यूड इंटरनेशनल जर्नल्स में आपके पब्लिकेशंस हैं उनके पॉइंट्स उनसे जस्ट डबल है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो ऑलरेडी पहले ही आपने नेशनल इंटरनेशनल का कर दिया। तो एक तरीके से आपने जब इस लेवल पर उनको एक तरीके से सजा दे दिया जो भी करा, तो फिर लिस्ट से हटाने का कोई मतलब नहीं बनता। कम से कम जिनको प्रमोशन चाहिए उनको एक मान लीजिए स्कोपस में नहीं हुआ या टाइम से वो नहीं करा पाए, तो एक दूसरा प्लेटफॉर्म तो है जिसपे वो कम एपीआई सही लेकिन वो अपने प्रमोशन के लिए कुछ प्रयास तो कर सकते हैं, तो वो अपना पेपर उसमें करके नेशनल जर्नल्स में कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए एडिटोरियल पार्ट पर उनको कोई कमी दिखती, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पहले जो लिस्ट थी वो इंडेक्सिंग के आधार पर अब उन्होंने जर्नल्स को डिस्क्रिमिनेट वो हटा दिया है, भारतीय जर्नल्स को। क्यों? वो चाहते हैं कि जो जर्नल्स स्कोपस में इंडेक्स्ड है उन्हीं जर्नल्स को लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। तो मेरा ये मानना है कि स्कोपस में जो जर्नल्स हैं वो बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड जर्नल्स हैं, उसमें एडवांस रिसर्च की पब्लिकेशंस ही कंसीडर किए जाते हैं। आप इनिशियल लेवल पर हम लोग जो रिसर्च करते हैं या बच्चे जो रिसर्च करते हैं, लोकल लेवल के जो टॉपिक्स होते हैं, हम अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड अपने शहर में कोई काम करना चाहते हैं या एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, किसी एरिया को लेकर के स्टडी करना चाहते हैं, तो अगर हमें अपने नेशनल लेवल पर ये नहीं प्लेटफॉर्म मिलेगा तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे उसको कंसीडर नहीं करेगा। तो एक तरीके से ये रिसर्च जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, वहीं पर खत्म हो जाएगी। और मैं ये भी कहना जी जी जी, जैसा कि मैंने पहले भी ये प्रश्न उठाया था कि इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई रिसर्च पब्लिश कराई जाए तो भारत सरकार को पहले उसके रिकमेंडेशन के लिए किसी अथॉरिटी को तय किया जाना चाहिए, वरना कोई भी अपने देश की किसी भी स्थिति की कोई रिसर्च उठाएगा और बाहर भेज देगा। अगर उसमें कोई गड़बड़ी जाती है तो अपने देश की सीधी बेइज्जती होने वाली है इंटरनेशनल फ्लोर पे, क्योंकि राजेश जी, अगर फोकस की बजाय नेशनल जर्नल्स अगर गूगल स्कॉलर में भी इंडेक्स्ड है तो उनको कंसीडर कर लेना चाहिए, इतनी लिबर्टी तो उनको देनी चाहिए। एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि मान इंटरनेशनल जर्नल में हो या नेशनल जर्नल में हो, अगर इंटरनेशनल जर्नल में पेपर छप रहा है तो लेखक तो भारत का ही है, उसके लिखने की पद्धति, लिखने का जो नजरिया होगा वो तो यही होगा। तो बजाय इसके कि हम किसी जर्नल को इंडेक्स करते, हम अपने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम, ऐसे वर्कशॉप, जैसे सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने पीछे 2 वर्कशॉप कराए इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के कि हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर। हमको अपने यहाँ की जेंट्री, अपने यहाँ के रिसर्च स्कॉलर, अपने यहाँ के बताना है अच्छा शोध पत्र किस प्रकार लिखा जाए, न कि हमको विदेशियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम तो जब हम अपने यहाँ अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं तो हम दूसरे के यहाँ कैसे अच्छा लिख पाएंगे। तो मित्रों, आपने शोध की विषमताओं शीर्षक पर शैक्षिक दुनिया द्वारा आयोजित यह विचार गोष्ठी सुनी। आपने निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि भारत प्रतिभाओं से संपन्न एक देश है। हमें आवश्यकता केवल इस बात की है कि हमें अपनी प्रतिभा को भारत में ही निखारने का मौका दिया जाए। कोई भी विदेशी, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो शोध पत्रिका हो, हमारी प्रतिभा का आकलन नहीं कर सकती। भारत की चीज़ भारत में ही रहे। इसलिए मैं इस लॉकडाउन के पीरियड में यूजीसी से यह अपील करता हूं कि भारतीय पत्रिकाओं को, भारतीय शोध पत्रिकाओं को, यहाँ के शोधार्थियों एवं शिक्षकगणों को उनके पेपर को प्रकाशित करने की अनुमति और उन्हें मान्यता भी देने की कृपा करें, ताकि हमारा जो लेखन है, हमारा जो पाठन है, वह अपनी अवस्था को प्राप्त हो।